आज की कहानी एक ऐसे मर्डर केस की कहानी है। जब ये केस पुलिस के पास आता है तो पुलिस को ये लगता है कि ये एक ओपन एंड शट केस है, यानी पुलिस को इसमें बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ती है तो पुलिस को ये महसूस होता है कि ये जितना आसान केस दिख रहा था ये उतना आसान नहीं है। इसमें कितने पैतरे आजमाए गए सच को छिपाने के लिए। मामला कुछ और था, दिखाया कुछ और जा रहा था। ऐसा इसलिए था कि एक व्यक्ति जो अपनी खुद की वीडियो बनाता है और वीडियो में वो कहता है कि मेरी जान को खतरा है और मुझे मार दिया जाएगा, और मुझे मारने वाले ये 2 व्यक्ति होंगे, उनका नाम लेता है अपनी वीडियो में। इस वजह से पुलिस को ये लगा था कि ये ओपन एंड शट केस है। ये कहानी दिल्ली से करीब गाज़ियाबाद की है, 16 जून 2016 की। गाज़ियाबाद के एक इलाके में एक बिजनेसमैन रहता था जिसका प्रॉपर्टी का बिजनेस था। उस बिजनेसमैन का नाम धीरज था। धीरज के घर पे उसकी ऑफिस भी थी। एक रात 26 जून को धीरज के घर के बाहर एक बाइक आती है। बाइक से 2 व्यक्ति उतरते हैं और धीरज की ऑफिस की तरफ बढ़ते हैं, और जैसे ही धीरज का सामना उन 2 व्यक्तियों से होता है वो व्यक्ति धीरज को गोली मार देते हैं। उसके बाद गोली की आवाज़ सुनने के बाद धीरज के पिता घर से बाहर निकलते हैं तो हमलावरों ने पिस्टल का रुख धीरज के पिता की तरफ किया और धीरज के पिता को भी गोली मार दी। मौके पे धीरज तो वहाँ पर मर गया, लेकिन उसके पिता को ऐसी जगह गोली लगी कि उसके पिता की जान बच गई। और ये सब कुछ करने के बाद वो 2 कातिल वहाँ से फरार हुए। फरार होते वक्त उनकी तस्वीर जो थी वो सीसीटीवी कैमरे में आई, लेकिन उनका चेहरा उसमें नहीं दिखा क्योंकि वो कातिल हेलमेट लगाए हुए थे। फिर आनन फानन में वहाँ के पड़ोसी पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है एम्बुलेंस से, फिर दोनों लोगों को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वहाँ धीरज को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं और धीरज के पिता जो थे उनको बचा लिया जाता है। अब उसके बाद फिर पुलिस तफ्तीश करती है, आस पड़ोस वालों से पूछताछ करती है, घर वालों से पूछताछ करती है कि कौन दुश्मन है, क्या मामला है। तो फैमिली वालों ने एक का एक करके कई नाम जुड़ा दिए जिनसे धीरज को जान का खतरा हो सकता था। धड़ाधड़ वो गिनाते गए। उसकी वजह यह थी कि धीरज एक प्रॉपर्टी डीलर था, प्लस वो ब्याज पे पैसा भी दिया करता था। वो जिनको ब्याज पे पैसा देता, फिर वक्त निकल जाता, वो वापस इसको पैसा नहीं लौटाते। उसके बाद ये उनसे भिड़ जाता, हुज्जत होती, लड़ाई होती। कई ऐसे मामले उससे पहले भी हो चुके थे। तो इस तरीके से धीरज के कई दुश्मन निकले। अब उसके बाद फिर पुलिस पूछताछ में जुटी रहती। फिर ये होता है कि धीरज का मोबाइल कहाँ है, धीरज का मोबाइल मिलता है, धीरज के मोबाइल की तफ्तीश होती है। जब पुलिस गैलरी में जाती है तो पुलिस को गैलरी से एक वीडियो मिलती है। उस वीडियो में पुलिस ने देखा कि धीरज एक अपनी खुद की वीडियो बनाया है, और उस वीडियो में वो कहता है कि मेरी जान को खतरा है और मुझे मारा जा सकता है, और अगर मेरे ऊपर कोई हमला होता है या मेरी मौत होती है तो उसके जिम्मेदार ये 2 लोग, फला फला शख्स, उनका नाम लेता है, और ये 2 लोग होंगे। ये कहने के बाद अब पुलिस को ये महसूस होने लगा कि ये तो केस ओपन हुआ और अब बंद करने की नौबत आ गई। यानी इतना आसान सा कि कातिल भी अब उनके सामने आ चुका था पुलिस के मुताबिक। अब उसके बाद फिर पुलिस उन 2 लोगों को गिरफ्तार करती है जिनका नाम धीरज ने अपनी वीडियो में लिया था। गिरफ्तार करने के बाद अब उन लोगों से पूछताछ होती है। पूछताछ में पता चलता है कि हाँ, ये लोगों ने उनसे सूद ब्याज पे पैसा लिया था, ब्याज पे, लेकिन वक्त निकलता गया, ये मोहलत मांगते गए, इस बीच उनसे हुज्जत भी हुई। लेकिन ये दोनों इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे कि इन्होंने धीरज का कत्ल किया है। पुलिस ने अपने सभी तरीके लगा दिए ये राज उगलवाने के लिए कि तुम ही लोगों ने ये कत्ल किया है, लेकिन उनकी ज़बान से ये निकलने को तैयार ही नहीं था। वो कहते हैं कि हाँ, हमारा मामला ख़राब था, लेकिन हम लोगों ने धीरज को नहीं मारा है। फिर पुलिस 3rd डिग्री भी इस्तेमाल करती है, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने कोई भी कबूलनामा अपना नहीं किया।
अब पुलिस थोड़ा दोबारा परेशान होती है कि आखिर मामला क्या है। इन लोगों की बात से तो ये लग ही नहीं रहा है कि इन दोनों ने ही कत्ल किया है। अब उसके बाद फिर पुलिस दोबारा वीडियो को चेक करवाती है, कहती है कि दोबारा चेक करो और इस वीडियो की तमाम बारीकियों को जांचो। पुलिस दोबारा से उस वीडियो को जांचती है। उसके बाद पुलिस को यह महसूस होता है कि इस वीडियो में धीरज जिस वक्त ये वीडियो बना रहा था वो नशे में था। अब पुलिस को थोड़ा सा ये शक हुआ कि हो सकता है नशे में वो गलत नाम ले लिया हो या कुछ ऐसा हुआ हो। पुलिस थोड़ा सा वीडियो को बारीकी से जांच करती है और फिर ये फैसला करती है कि वाकई में धीरज ने तो कुछ बातें इसमें सच कही, लेकिन कुछ बातें उसने झूठ बोली। अब पुलिस को ये लगा कि जो इसने शुरू में कहा कि इसकी जान को खतरा है और 24 घंटे के अंदर ही उसकी जान चली जाती है, ये बात तो सच थी, लेकिन उसके आगे जिसका नाम धीरज ने लिया ये गलत था। अब पुलिस फिर उसके बाद फिर तफ्तीश करती है, तफ्तीश को आगे बढ़ाती है और पुलिस फैमिली के सारे लोग जिनसे धीरज की दुश्मनियां थी उनके नंबर, बाकी अड़ोस पड़ोस नात रिश्तेदार जितने लोग थे उन सभी के नंबर को पुलिस सर्विलांस पे लगाती है और बारीकी से बगैर किसी को शोर मचाए, बगैर किसी को बताए कि उनका नंबर ट्रेस हो रहा है, चुपचाप सारे कॉल सुनती रही। कुछ दिन गुजरने के बाद पुलिस एक नतीजे पर पहुंची और पुलिस को कुछ नाम मिले, जिनमें पहला नाम था वरुण। वरुण नाम इसलिए उनके सामने आया कि उनकी कुछ एक्टिविटी ऐसी थी जिसकी वजह से पुलिस को वरुण के ऊपर शक होता है। वरुण धीरज का कज़न था और वरुण और धीरज ममेरे भाई थे और धीरज के बिजनेस में धीरज ने वरुण को अपने साथ रखा था। और जांच आगे बढ़ती है। जांच में यह पता चलता है कि वरुण का कांटेक्ट धीरज की पत्नी से है, यानी इन दोनों की आपस में काफ़ी बातचीत होती है फ़ोन से। अब पुलिस डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि जिस दिन कत्ल हुआ उसके 2 दिन पहले तक वरुण की बात धीरज की पत्नी से होती है और 2 दिन के बाद यानी कत्ल के बाद भी ये दोनों आपस में बातचीत, लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। इसके बाद फिर पुलिस वरुण को उठा लेती है, वरुण को अपने पास लेकर आती है और वरुण से पूछताछ करती है। जब वरुण पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो अब वरुण के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, तो वरुण ने फिर इस कहानी से एक एक करके सारे राज खोलते गया। होता यह कि धीरज का कुछ साल पहले एक व्यक्ति से आपसी लड़ाई हुई और उस लड़ाई में धीरज के हाथों अनजाने में उस शख्स का कत्ल हो गया। उसके बाद धीरज जेल जाता है, लगभग 1 साल तक वो जेल में रहता है और जेल में अभी वो जिस वक्त जेल में था उस वक्त वरुण और धीरज की बीवी का आपस में रिश्ता बनने लगता है। ये दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। इसके बाद फिर अब इनका मामला आगे बढ़ने लगा। उसके बाद 1 साल के बाद धीरज को जमानत मिलती है और धीरज जेल से बाहर आता है। जेल से बाहर आने के बाद कुछ दिनों बाद धीरज को इस बात का शक हो जाता है कि वरुण और उसकी पत्नी प्रीति के साथ कुछ अफेयर है। उसके बाद ये बात उसने अपनी पत्नी प्रीति से छेड़ी भी। प्रीति डर गई। प्रीति को लगा कि अगर ये राज फाश हो जाता है या पूरी तरीके से इसको सारी बातें पता चल जाती हैं तो ये आखिर में वरुण से भी हाथ धो बैठेगी और धीरज से भी। उसके बाद फिर ये वरुण और प्रीति आपस में बातचीत करते हैं। फिर ये प्लान करते हैं क्यों ना धीरज को रास्ते से हटा दिया जाए। फिर एक और नाम सामने आता है, वो नाम था जयदीप का। जयदीप एक पहले कांस्टेबल था, उसके बाद किसी वजह से इसे सस्पेंड किया गया, फिर यह खुद अपनी नौकरी को छोड़ दिया। अब जयदीप का मामला ये था कि जयदीप ने धीरज से लगभग 1.5 करोड़ का कर्ज लिया था और कर्जे की जो तारीख थी वो आगे निकलती गई और ये पैसा नहीं लौटा पा रहा था और धीरज इसे बार बार कॉल करके परेशान करता। अब ये बात वरुण को पता थी। वरुण ने फ़ायदा उठाना चाहा जयदीप से, क्योंकि जयदीप लगभग 1.5 करोड़ का कर्जदार था प्लस उस पर ब्याज था। अब अगर धीरज सामने से हट जाता है जयदीप का एक फ़ायदा होता है और वो फ़ायदा होता है कि उसे पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा।
इस शर्त पे वो अपने साथ जयदीप को शामिल करता है और उसके बाद फिर कई प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से धीरज को मारा जाए। उनके सामने कई प्लानिंग आती हैं, कई प्लान वो बनाते हैं, फिर वो प्लान फेल हो जाता है कि नहीं इस तरीके से फिर बाद में हम लोगों पे शक आएगा क्योंकि हमारा राज खुलता जाएगा, क्योंकि 1.5 करोड़ का कर्ज लगभग जयदीप पे है, उसका राज खुलता जाएगा। इस तरीके से वो उनका हर प्लान फेल होता जा रहा। उसके बाद फिर उसकी पत्नी, धीरज की पत्नी प्रीति ने एक चाल चली और वो चाल ये थी कि एक रात लगभग 15 जून 2016 को उसने अपने पति को खूब शराब पिलाई और शराब पिलाने के बाद उससे बात छेड़ी। कहा कि तुमने लोगों को कर्ज दिया है और कर्ज वो वापस नहीं दे रहे हैं, आए दिन तुम्हारी लड़ाई होती है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जान को खतरा हो, कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। तो इस बात को, क्योंकि धीरज नशे में था, उसको भी ये बात असर करती गई। इसी बीच प्रीति ने उसे अपने वश में किया और खूब चढ़ाया कि तुम ऐसा करो कि पहले से अपना एक प्रूफ करो ताकि अगर कुछ होता है तुमको फ्यूचर में तो वो कातिल और वो लोग बचने नहीं चाहिए। ये सब उसके दिमाग में भरती गई और भरने के बाद धीरज को भी ये समझ में आया कि वाकई में ये करना चाहिए क्योंकि वो पूरे नशे में था। अब उसके बाद फिर वो अपना फ़ोन ऑन करता है, फ़ोन का कैमरा ऑन करने के बाद अपने सामने रखता है और रखने के बाद प्रीति के बताए हुए नामों को वो उस वीडियो में लेता है। वो कहता है कि मेरी जान को खतरा है और मुझे ये लोग मार सकते हैं, और उसके 24 ही घंटे के बाद वो मारा जाता है। होता यह है कि अब प्रीति को यह लग रहा था कि ये वीडियो ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर वो डिलीट हो जाए, या अगर मैं इसको अपने मोबाइल में रखती हूँ फिर बाद में डालती हूँ तो इसमें पकड़े जाने का डर है। इस वजह से वो सोचती है कि ये ताज़ा मामला और ताज़ा वीडियो है, इसी बीच इसका काम तमाम करते हैं। फिर वो प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बाद ये बात वरुण को पता चलती है, वरुण जयदीप को बताता है और ये आपस में मिलके फिर जयदीप के साथ एक कोई और व्यक्ति साथ मिलकर आते हैं और धीरज के घर पे आते हैं। और धीरज के घर पे आने के बाद फिर वो धीरज पे हमला करते हैं और फिर उस बीच उसके पिता आते हैं तो उन पे भी हमला करते हैं और ये लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं और पुलिस इन तीनों को अपनी कस्टडी में लेती है। उसके बाद फिर इनके ऊपर केस चलता है और केस इनका अभी भी कोर्ट में चल रहा है। ये थी आज की कहानी, और इसी तरीके की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।